हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और बताओ, पहले आप लोग पढ़ाई सब मस्त चल रही है? कोई समस्याएं तो नहीं आ रही हैं आपको पढ़ाई में? अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। अगर आप कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपके पढ़ाई में कभी भी कोई प्रश्न नहीं आपसे लग पाता है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, अगर आपका प्रश्न नहीं लगता है आपसे तो आप पूछ सकते हो। कभी निश्चिंत रहिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। जैसा कि हम लोग सीटेट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और सीटेट का पेपर भी करीब है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही सीटेट का पेपर स्टार्ट हो जाएगा 16 दिसंबर से, और टेट की भी संभवतः डेट आ ही जाएगी, चाहे वो सीटेट के बाद हो। उम्मीद करिए कि सीटेट के बाद ही होगा, उससे पहले तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। 16 जनवरी तक सीटेट का पेपर है, तो सीटेट के बाद ही होने की संभावनाएं हैं। तो सभी लोग मेहनत से लगे रहें और पढ़ाई करते रहें। बीच में हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी बाद में, पहले आपको पढ़ाया जाए जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे, 100% गारंटी के साथ आएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं प्रश्नों को कि क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, सीटेट का लेवल कैसा होगा, सीटेट में कैसे प्रश्न आएंगे, सीटेट में हमें कितना अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा। इसके बारे में हम विस्तार से कल डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि आपको सीटेट कैसे पास करना है। सीटेट पास करने के मूल मंत्र आपको दिए जाएंगे, उन मूल मंत्र से आप सीटेट पास कर सकते हो। ठीक है, चलिए समझते हैं आज से। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या रख रहा है? पहला प्रश्न कह रहा, गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? अब मैथ जो है वो किसके लिए ज़रूरी है? मैथ का नॉलेज किसके लिए ज़रूरी है? देखिए, पहली चीज़, जो अगर गणित का शिक्षक है तो उससे तो गणित का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी वो गणित का शिक्षक बन सकता है, वरना गणित का शिक्षक कैसे बनेगा? दूसरी चीज़, अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको भी गणित का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि सीटेट पास करना है। अगर हमें कोई भी पेपर पास करना है तो हमें गणित का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मतलब जो शिक्षक है उसे गणित आनी चाहिए और जो विद्यार्थी है उसको गणित आनी चाहिए। दो लोगों को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए और मुझे पढ़ाना है, दोनों चीज़ है। अगर मुझे पढ़ाना है, मुझे गणित नहीं आएगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, और अगर आपको गणित नहीं आएगी तो आप नौकरी नहीं पाओगे। तो दोनों लोगों को गणित का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले आइए ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं कि इसके विकल्प हमें क्या क्या दिए गए हैं। विकल्प में दिया गया है बालक के लिए, बिल्कुल बालक के लिए तो जरूरी है ही है। दूसरा कह रहा शिक्षक के लिए, बिल्कुल शिक्षक के लिए भी जरूरी है ना, गणित का ज्ञान दोनों लोगों के लिए जरूरी है। तीसरा विकल्प हमारा कह रहा है व्यापारी के लिए, मीन्स जो बिजनेस करते हैं। भैया बिजनेस वालों को तो गणित का ज्ञान हमसे भी ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझ रहे होंगे? क्योंकि जब लाखों का लेन देन होता है, जो टर्नओवर होता है लाखों का, अगर उन्हें गणित का ज्ञान नहीं है तो लाखों का टर्नओवर का हिसाब कैसे रखेंगे? हिसाब रखने के लिए गणित का ज्ञान होना जरूरी है, और आपको भी गणित का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब सैलरी आएगी तो समझ में तो आए ना कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही, आप कितना खर्च कर रहे हो। इसलिए इन तीनों लोगों को गणित का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा भैया? बनेगा इन सभी के लिए ना, गणित का ज्ञान इन सभी के लिए जरूरी है। और हमें लगता है कि वास्तव में अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आता है और गणित के ज्ञान की बात करता है, अगर वो विकल्प में कुछ बदलाव भी करता है, तब भी आप विकल्प को एक बार देखिएगा और अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि गणित का ज्ञान सभी के लिए ज़रूरी होता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, बस वो सजीव होना चाहिए, मीन्स लिविंग थिंग होना चाहिए, वो जीवित हो तो उसको गणित का ज्ञान होना जरूरी है। बिना गणित के ज्ञान के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो इन सभी के लिए गणित का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी आते हैं। कह रहा है गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है?
अब गणित शिक्षण जो कार्य करना है उसकी मुख्य विधियां क्या होती हैं। गणित शिक्षण का जो कार्य है इसमें मुख्य विधियां क्या है, तो पहली विधि दिया है निगमन विधि, दूसरी दिया है आगमन विधि, तीसरी दिया है विश्लेषण विधि। तो चलिए समझते हैं, पहले इन विधियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इन विधि में होता क्या है, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देना ज़्यादा उचित रहेगा ना। चलिए पहली विधि हम समझते हैं। पहली विधि है आगमन विधि। पहली वाली जो विधि आपको दी गई है वो है आगमन विधि, ये आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में छात्रों को स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष तथ्य पर पहुंचना होता है। इस विधि के द्वारा गणित में, इस विधि के द्वारा क्या लिखा, इस विधि में छात्रों को स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष तथ्य पर पहुंचना होता है। कुछ भिन्न भिन्न आधार होते हैं जिनके द्वारा उन्हें अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना होता है, ये आगमन विधि होती है। अगली विधि क्या है, निगमन विधि है। यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है। यह विधि जो है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत है। इसमें क्या होता है, इस विधि में कोई ज्ञात नियम अथवा सिद्धांत छात्रों को बता दिया जाता है। मीन्स इस विधि में क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न का उत्तर देना तो एक आपको फार्मूला बता दिया गया या आपको ट्रिक दे दी गई। इसमें क्या है, देखिए दोनों विधि में अंतर क्या है। आगमन विधि में ट्रिक आपको खुद खोजनी है, उसके बाद उत्तर तक पहुंचना है। कोई प्रश्न मिल गया, उसके मेथड और उसका ट्रिक आपको खुद बनाना है, बनाने के बाद उत्तर तक पहुंचना है, ये आपकी आगमन विधि है। और निगमन विधि में क्या है, मलाई रखी हुई है, सिर्फ खाना है। मीन्स विधि बनी बनाई है, ट्रिक आपके पास प्रश्न की बनी बनाई है, उसको सिर्फ अप्लाई करना है प्रश्न पे और उत्तर दे देना है, ये हमारी निगमन विधि है। कह रहा है आगमन विधि के ठीक विपरीत है। इस विधि में कोई ज्ञात नियम अथवा सिद्धांत छात्रों को बता दिया जाता है और फिर अनेक उदाहरणों से उस नियम अथवा सिद्धांत की सत्यता की जाती है। जैसे वैल्यू पुटिंग ना, वैल्यू पुटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं LHS बराबर RHS। अगर हमारा LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड हो रहा है तो हम कहते हैं हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है। वही इस नियम का महत्व है, समझना है क्या कह रहा है इसमें, यही तो कहा लास्ट में ना। और फिर अनेक उदाहरणों से उस नियम अथवा सिद्धांत की सत्यता को जांच करते हैं, मीन्स प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया सिद्धांत बिल्कुल सही है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में हम लोग भी यही करते हैं कि सबसे पहले खूब सारे प्रश्नों में रख के देखते हैं कि वैल्यू पुटिंग हमारी सटीकता है, ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है, वही है ये विधि। चलिए अगली विधि समझते हैं, विश्लेषण विधि। यह विधि अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और हल ढूंढा जाता है। देखिए अगर अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, ये तीनों जो हैं, ये तीनों पोर्शन जो हैं वो थोड़ा सा कठिन तो होते ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कोई पोर्शन कठिन लगता है तो बीज गणित ना, अलजेब्रा थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा अजीब से होते हैं, इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो कहा इस विधि में अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मीन्स ये विधि जो है इन सभी टॉपिक में अच्छे से उपयोगी आती है। हमें ये लग रहा है कि जितनी भी विधियाँ पढ़ी हैं वो मैथ के लिए ही हैं। ये विश्लेषण विधि भी है। विश्लेषण मीन्स हम ये कह सकते हैं, विश्लेषण मीन्स एनालिटिकल मेथड है, कुछ सोच समझ के उसको विस्तार करना, विश्लेषण करना। रेखा गणित भी उसी का फॉलो करता है कि सबसे पहले उसमें विस्तार करो, कैसे सॉल्व होगा। अंकगणित भी उसको फॉलो करता है, बीजगणित भी फॉलो करता है। सब खूब सारा सब विस्तार करो, उसके बाद उसका उत्तर दो ना, यही हमारी विश्लेषण विधि है। तो तीनों विधियाँ जो है मैथ में आती हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, तो ये तीनों विधियाँ गणित शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। बात क्लियर है सभी लोगों को। प्रश्न नोट करते चलेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है और महत्व है इनका, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। तो सभी लोग ध्यान से प्रश्न को नोट करते रहें और पढ़ते चलें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं निश्चिंत होके। आपका कोई भी प्रश्न अगर डाउट में है तो आप उसको पूछ लीजिए, हम उसको क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं।
वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है। भैया अभी आगमन विधि कर पढ़ते गए, उसमें कुछ ऐसा था नहीं था। अभी संश्लेषण विधि हमने नहीं पढ़ी, विश्लेषण पढ़ी, लेकिन संश्लेषण और विश्लेषण में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, कुछ इसकी विपरीत ही होगी संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि की विपरीत होगी संश्लेषण विधि, क्योंकि नाम से लग रहा है। तो हमारे पास एक विधि अगली, ये सभी वाला तो आंसर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आगमन विधि होगा नहीं तो ये सभी भी नहीं होगा। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा समझें, जहाँ पे लिखा है देखो सुनो और समझो, पहले उस विधि के बारे में देखो कि वो विधि है क्या, फिर उसके बारे में सुनो, फिर समझो, फिर जाके सिद्धांत का अनुसरण करती है। वह कौन सी है, वह विधि कौन सी है? तो वह विधि होगी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में है आप सबसे पहले उसको देखोगे, फिर उसको सुनोगे, फिर उसके बारे में समझोगे, तब जाके उत्तर दोगे। तो ऐसी विधि होती है प्रदर्शन विधि। ठीक है, नोट करते रहिएगा। आइए, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। अरे सर्वाधिक प्राचीन शाखा आपको दिखेगी तो आप सीधे मारोगे अंक गणित, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते भी आते हो। शुरुआत भी मैथ की जो शुरुआत हुई थी वो गणित से ही हुई, वो अंक गणित से ही हुई थी, अर्थमेटिक से ही हुई थी। उसके बाद फिर बीज गणित, रेखा गणित, ये गणित, वो गणित, सब इसके भाग बनते चले गए हैं। ठीक है, ये इसके भाग बनते चले गए हैं, ये इसके भाग हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी अंक गणित से ही हुई थी। तो गणित की जो सबसे प्रमुख और प्राचीन शाखा है वो अंक गणित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। अब गणित का जो ज्ञान है वो समस्त जगत में कैसा होता है, ये बात हो रही है। समस्त जगत को गणित का ज्ञान होना जरूरी है, ये तो बात क्लियर है आपको। समस्त जगत को गणित का ज्ञान होना जरूरी है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है, मीन्स गणित का ज्ञान कैसा होता है समस्त जगत में? समान रूप का होता है, असमान रूप का होता है, विभिन्न रूप का होता है, इनमें से कोई नहीं। हमारे कुछ प्यारे बच्चे होंगे वो कहेंगे सर जी असमान रूप का होता है, क्योंकि वो कंपेरिजन करेंगे ना कि सर जी आपको इतनी आती है हमको कम आती है। तो बेटा गणित का जो ज्ञान होता है समस्त जगत में वो समान रूप का होता है। ठीक है, गणित का जो ज्ञान होता है समस्त जगत में वो कैसा होता है भैया? समान रूप का होता है। सभी को बराबर बराबर ज्ञान होता है, बस उसका उपयोग कम कम करते हैं। देखिए गणित का जो ज्ञान है समस्त जगत में वो समान रूप का है, इसलिए क्योंकि नॉलेज तो सबको है ही है, दिमाग सबके पास भी है, बस कोई खर्च करना चाहता है, कोई खर्च नहीं करना चाहता। जैसे पैसे तो सबके पास होते हैं, कोई खर्च करता है, कोई खर्च नहीं करता है। जो खर्च करता है वो अमीर हो जाता है, जो खर्च नहीं करता वो गरीब। लोग कहते हैं ना वो गरीब, गरीब वो होता नहीं है, उसके पास इतना रुपया रखा हुआ है कि वो खर्च ही नहीं करता, वो गरीब नहीं है। कभी भी गरीब किसी को मत समझना, क्योंकि उसके पास जितना रुपया है वो किसी के पास नहीं होगा, वो खर्चा ही नहीं करता। वैसे गणित का ज्ञान जो है समान जगत में समान होता है, कोई भी दिखाना नहीं चाहता कि हमको गणित का ज्ञान है ना। चलें आगे बढ़ा जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है इस बार यूपी पेट में भी पूछा गया था। ऐसा ही प्रश्न कुछ था, और सीटेट का ये पसंदीदा प्रश्न है। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर उससे सच्ची मोहब्बत है तो इसी प्रश्न से। वो बहुत पूछता है, एक बार नहीं हमने 10 पेपर में देखा कि वो ऐसा प्रश्न पूछता, और यूपी पेट ने भी इस बार इस प्रश्न को कॉपी किया था सीटेट से। हाँ, यूपी पेट ने कॉपी किया था। बताया जाए, चलिए समझते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहो, किसी के कमेंट नहीं आते हैं हमें बहुत बुरा लगता है। मुझे कहना पड़ता है, मतलब मैं पढ़ाऊँ भी और ये भी कहूँ कि कमेंट भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और हाँ एक बात और कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर एसएससी की मैथ आप कब पढ़ाएंगे ऑनलाइन में, एसएससी बैंक रेलवे की। तो बेटा जैसे ही हम सीटेट की क्लास चली रही, अगर उम्मीद करते हैं बीच में ही अगर स्टार्ट कर पाएंगे तो मॉर्निंग में एसएससी की क्लास कर देंगे। हाँ, क्योंकि सीटेट और एसएससी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसएससी के मैथ का लेवल मुझे बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाना है और बढ़िया तरीके से पढ़ाना है उन्हें, क्योंकि एसएससी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, सीटेट का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो जितने भी बच्चे हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए हैं और वो
मैथ पढ़ना चाहते हैं इस तरह की, तो थोड़ा सा और धैर्य बनाएं, क्योंकि हमने 2 4 5 कमेंट मिल चुके हैं कि सर एसएससी की मैथ पढ़ाइए, एसएससी की मैथ पढ़ाइए। तो बस अब वो भी समय आने वाला है, और एसएससी की मैथ मैं जब पढ़ाऊँगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाऊँगा, बीच में कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, लगभग 6 से 7 महीने की क्लास होगी। वो कोई भी पढ़ सकता है, वो एसएससी का स्टूडेंट हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, स्कैट का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो, वो कंपटीशन की तैयारी करता हो, बस यूपीपी, लेखपाल, यूपीएसआई, कुछ भी हो, सीपीओएसआई, जितनी भी तैयारियां हैं सबकी एक ही इलाज है, एक ही दवा बनी हुई है। बुखार में पैरासीटामॉल सबको दी जाती है, किसी को थोड़ी मात्रा में, किसी को ज़्यादा मात्रा में। वैसे गणित है, किसी पेपर में थोड़ी सी कठिन पूछी जाती है, किसी पेपर में थोड़ी सी आसान पूछी जाती है, किसी में ज़्यादा पूछी जाती है, किसी में कम पूछी जाती है। यही पोर्शन है, बस और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न, नहीं तो बातें बहुत हो जाएंगी। 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18:3/4? 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? चतुर्थांश का मतलब 1/4। सबसे पहले आप 18 सहित 3/4 को लिख क्या सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 18 चौको 72, 3 75/4। इसमें हमें 1/4 बताना है, तो 1/4 से इसको भाग कर दो। आपको बताना है कि इस वाले पोर्शन में कितने 1/4 निकाले जा सकते हैं। 18 सही 3/4 में कितने 1/4 निकाले जा, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लिखी हुई है, ठीक है। 18 सही 3/4 में कितने 1/4 निकाले जा सकते हैं, तो हमने कहा 18 सही 3/4 को 72/4 लिख दो। उसमें कितने 1/4 निकाले जा सकते हैं, 1/4 लिख दो। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ये 4 यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 72 × 4 बटे 1 × 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72। बताइए कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान प्रश्न है और आपके पेपर में आया था। जल्दी से समझ लीजिए एक बार, अगर ना आया हो तो बता दीजिए। बताइए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स? मीन्स आपको अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना है। भैया ये एक प्रश्न 100% आपके सीटेट में हर बार आता है। हम कल की क्लास में भी एक प्रश्न लिए थे, आज की क्लास में भी प्रश्न लिए हैं। ये भी आपका प्रश्न सीटेट 2020 के पेपर का है, ठीक है। तो हर बार ये पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ लें और उम्मीद करें कि आपके पेपर में फिर से पूछा जरूर जाएगा। हमने बोला प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतने नए प्रश्नों को बना पाना आसान नहीं है। इतने सारे पेपर उन्हें कराने हैं, 1-1 महीने पेपर चलना है, 1-1 दिन में 3-3 शिफ्ट में पेपर है, तो इतना पेपर कौन बना सकता है? हाँ, कोई बना सकता है? इतने नए प्रश्न कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो और हम उम्मीद करेंगे कि आपको सीटेट में अच्छे नंबर ही मिलेंगे, कम नंबर नहीं मिलेंगे। और मैथ की जिम्मेदारी मेरी है और सब आपकी। आइए चलिए फिक्स करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये हमारा अवरोही क्रम होता है, मीन्स घटते हुए क्रम में। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम घटते क्रम में। चलिए आइए देखते हैं पहले कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। चलो समझो सब लोग भैया, ये 30.5 है, ये 3.5 है, 3.05 है, 3.05 है, 3.005 है, ये 0.35 है। चलो एक एक संख्या को लिख लेते हैं और समझा देते हैं आपको, जिससे आप पेपर में इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत ना करो। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी क्या बताने जा रहे हो? अरे भैया संख्या पहचानने जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ कि कौन सी है। देखिए अभी सबसे पहले आप फोकस करो सिर्फ पॉइंट का, पॉइंट के पहले संख्याओं पे फोकस करो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या है, पॉइंट पे ध्यान रखना। पहले यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3, यहाँ पॉइंट के पहले 3 0 है।
पॉइंट के पहले जितना ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, पॉइंट के पहले जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे पॉइंट के पहले 30 है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 30.5। अब ये वाली संख्या आपकी गई। आइए अगली संख्या पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा 3.5, यहाँ पे लिखा 3.0, 3.0, 3.005, 0.35, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब समझना, अब पॉइंट के पीछे संख्या पे फोकस करो, क्योंकि इन संख्याओं में अब जो और संख्याएं बची उनकी बात करते हैं। ये वाली, अरे सॉरी मैंने तो रफ़ी कर दिया। चलो यहाँ देखो, अच्छा हमने एक संख्या ये वाली उठा ली, ये तो चली गई। अब हमारे पास संख्या बची 3.50, 3.005, 3.05, 3.005 ये हैं। तो अब 3 के बाद पॉइंट देखो, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे 0.3 है। तो पॉइंट के पहले 3 और पॉइंट के बाद 5 है तो सबसे बड़ी, इसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? 3.50। अब ये भी आपकी चली गई। अब अगली संख्या, पॉइंट की बाद की संख्या देखनी, 3 तो इन तीनों के पास है ही है। 0.05, 0.05, यहाँ पे 0.005, अगर यहाँ पे 0.055 जो संख्या लिखी है ये वाली, इस वाली संख्या को ध्यान से देखिए, 0.055 जो ये संख्या लिखी 0.055 3 के बाद, तो हम इसको 3.06 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3.06 3.05 से बड़ी होगी तो अब अगली संख्या आ जाएगी 3.055। देखिए ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है, 30.5, 3.50, 3.055, ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, ये आपका आंसर बन गया। देखिए सारी संख्याएं हमें टिक लगाने की जरूरत नहीं, हमने 3 संख्याएं मैच करा ली और आपका आंसर बन गया। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप पॉइंट के पहले संख्याएं देखोगे, कंपैरिजन करोगे, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद की संख्याएं देखोगे और कंपैरिजन करोगे। जितनी संख्याओं को आप सेट करते रहना, उन संख्याओं को आप काटते रहना, ठीक है, उन संख्याओं को हटाते रहना अपने ग्रुप से। और सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करो, जिससे कि सीटेट इस बार क्लियर हो जाए। टेट की थोड़ी सी टेंशन नॉर्मल हो सकती है, सीटेट निकालने के बाद आपकी टेट की टेंशन थोड़ी सी समाप्त हो सकती है। और रातों में पढ़ाई करो, आशिक बाद में बन जाना रातों की पढ़ाई करते हुए, ठीक है। रात में और दिन में हमेशा पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सीटेट बहुत करीब है और उम्मीद करेंगे पेपर अच्छे बन के आएंगे, पेपर नॉर्मल नहीं बनेंगे। थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होता, सीटेट पास करने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना। देखिए ये सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इन प्रश्नों में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा माइंड का आपने यूज़ किया, आप सीटेट पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। टेट में थोड़ा सा पढ़ना होता है, लेकिन सीटेट में पढ़ना नहीं होता, सिर्फ माइंड का यूज़ करो, क्वालिफाई। और सीटेट पास हो जाओगे तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी के भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो पे फॉर्म को। तो क्या टेंशन है फिर टेट और यूपी टेट की ना, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आइए, दिया गया है 72 × 28, 72 × 28 इक्वल टू 36 × 4 × डैश डैश डैश। कह रहा है रिक्त स्थान की संख्या क्या है? ए 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम संख्या है, एक सम संख्या है, का गुणनखंड है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर जी ये प्रश्न क्या कह रहा है ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। उसने कहा है कि ये 72 × 28 लिखा हुआ है और ये 36 × 4 × 4 लिखा हुआ है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसने कहा जो ये रिक्त स्थान पे एक संख्या आएगी वो संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या, एक सम संख्या है, 10 से कम है, गुणनखंड है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले आप ये पता करो कि इस जो रिक्त स्थान है इस जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है, पहले हम ये ढूंढते हैं। तो अब आप ये देखिए ये 72 × 28 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो देखो दिमाग से करो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। ये 36 लिखा हुआ, ये 72 लिखा, तो 36 दूना 72, ये 28 लिखा हुआ, 4 लिखा, 4 सत्ते 28। अब LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। देखो दिमाग का यूज़ करो, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। बहुत सारे बच्चे 72 × 28 करके लिख लेते, फिर 36 × 4 लिखते, फिर भाग करते, फिर निकालते, क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 72 लिखा है, यहाँ पे पहले वाले को हमने कंपेरिजन किया कि यहाँ पे 72, यहाँ पे 36, तो 36 दूना 72, 1 2 से यहाँ गुणा कर लिया, देखो 36 दूना 72, ये इसके बराबर हो गया। फिर ये 28 है तो 7 चौको 28 बराबर हो गया। तो जो हमने गुणा किया है संख्या का वो कितने का किया है? 14 का। तो 14 क्या है हमें ये बताना है। एक अभाज्य संख्या है भैया, अभाज्य संख्या
वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वही प्राइम नंबर होती हैं। तो ये भाज्य संख्या है, पहला वाला गलत हो गया। ये ए कह रहा है 7 का गुणज है, मीन्स 7 का मल्टीपल है, तो 7 तो आ ही रहा है, 7 का मल्टीपल तो है ही है, मीन्स पहला वाला सही हुआ। आइए दूसरा गलत हो गया। तीसरा 10 से कम संख्या, 10 से कम नहीं, 14 है तो 10 से कम कैसे हो सकती है। एक सम संख्या 14 है, सम संख्या हो सकती है। 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। कैसे 56 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड क्या होता है फैक्टर, 14 चौको 56, तो 14 तो आ रहा है ना गुणनखंड में, 56 का गुणनखंड भी। तो आंसर क्या, ए ई और डी, ए डी ई, ये देखिए ये आंसर बनेगा ए डी ई। ऐसा प्रश्न कभी भी आए, एक एक ऑप्शन को वैल्यू पुट करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके ऊपर सेट करते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही ना लाइट की, बस पहले का नहीं बताते ये सब चीज़ें, क्लास जब एंड होने वाली हो तो तुम बताओ कि लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। चलें ये बात क्लियर हो गई सबको, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बस। आगे बढ़ा जाए भैया, सभी लोग सीटेट पास कर लो, टेट पास कर लो, सुपर टेट पास कर लो, नौकरी ले लो, घर की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही होंगी ना, मेहनत से पढ़ते रहो और उम्मीद करते हैं कि इस साल आपको सफलता ज़रूर मिल जाए, नौकरी मिल जाए और आप भी अपने जीवन को एक स्थायी रूप में ज़िंदगी जीने का सहारा ढूंढ लो और ज़िंदगी जियो ना, नहीं तो रातों में जगते रहोगे और रातें भी बर्बाद होंगी, पढ़ाई भी नहीं होगी ना। बढ़े आगे, बताइए ये प्रश्न आप सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज, हमें लग रहा है क्वेश्चन की, शायद कुछ डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। चलो आप एक बार ट्राई करो, अभी नहीं सही हुआ, चलिए देखते हैं अभी होगा सही। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न, कह रहा है एक वर्ग की भुजा, अब सही हो गया, चलिए एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है ना। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन टेट में भी इस बार ऐसा आया था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। और अगर वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मीन्स 10 से कितना कर दिया जाए 20, 2 गुना मीन्स 20 कर दिया जाए, तो अगर वर्ग के परिमाप की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप 4a होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, 4 इंटू भुजा, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना होगा 4 गुणे 10 40, और यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना होगा 4 गुणे 20 80, क्योंकि यहाँ पे वर्ग की भुजा 10 है और यहाँ पे वर्ग की भुजा 20 है, क्योंकि उसने कहा वर्ग की भुजा को कितना कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, तो वर्ग के परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप कितने गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ग की भुजा जितनी दी जाए उसको जितने गुना किया जाए उसका परिमाप उतने गुना हो जाता है। वर्ग की भुजा अगर 10 गुनी की जाए तो वर्ग का परिमाप भी 10 गुना हो जाएगा, वर्ग का भुजा 5 गुना किया जाए तो वर्ग का परिमाप भी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। जल्दी से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए, जल्दी से देखिए, अगर कहीं पर कोई क्लियर नहीं हो रहे हो तो बताओ। हो गया, चलिए आगे बढ़ाया जाए। सभी लोग कमेंट करते रहो भैया, आप लोग बदल रहे हो। अब हमें लग रहा है मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, चलिए। मैं कौन सी संख्या हूँ, बताओ। क्वेश्चन कितना अच्छा है, वो खुद पूछ रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सौर्व गुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जानते तुम कौन सी संख्या हो। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सौर्व गुणज हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। चलो भैया बताओ ये कौन सा आंसर बनेगा।
जल्दी से बताओ ये कौन सा आंसर बनेगा। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या करा रहा है, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारे समझ में आ रहा हो तो तुम बताओ। कह रहा है कि मैं जो संख्या हूँ मेरे तो कुल 9 गुणनखंड हैं। चलो संख्या पहले एक एक लेते हैं, देखते हैं किसके 9 गुणनखंड आएंगे। 56 का फैक्टर करो, 7 8 56, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये 7 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है। जब भी गुणनखंड निकालना होता है तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो 2 और 4 8। इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 8। 36 ले लो, 36, 6 छांग 36, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देखो 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 में 1 जोड़ दो और 2 में 1 जोड़ दो, ये 3 गुणे 3। इसके कितने गुणनखंड आ गए? 9। हमें लगता 36 ही आपका आंसर होगा। लगता क्या आंसर वही होगा। उसने कहा मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं और किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो सबसे पहले संख्या का फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद संख्या को काउंट करो कि कौन संख्या कितनी बार आई। जैसे 3 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, तो दोनों संख्याओं की पावर लगाओ जितनी बार हो। 2 बार है तो 3 की पावर 2, 2 बार है तो 2 की पावर 2। फिर पावर में 1 1 जोड़ देते हैं और उनका फैक्टर निकल आता है कि वो संख्याओं का फैक्टर क्या होगा, उनका गुणनखंड क्या होगा। तो वो आंसर आपका क्या बनेगा? 36। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, बिल्कुल 36 हमारी सम संख्या है कि नहीं है? 36 हमारी सम संख्या है। मैं 3 4 6 का सौर गुणज हूं। देखिए 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, उसका सौर गुणज भी है। मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मेरे 9 गुणनखंड भी हैं। सीटेट का पसंदीदा प्रश्न है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। सीटेट का पसंदीदा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात आपसे कहेंगे ना, कहें या ना कहें। हम ये बताना चाहते हैं ऑफलाइन बैच के लिए जितने बच्चे हमारे के यहाँ पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों ने लागू की हैं। हम लोगों ने एक ऑफलाइन बैचेस के लिए एक नियम बना लिया है कि हमने ऑफलाइन में बैचेस में करना क्या है। तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस के नियम को समझ लीजिए और फिर बताइए कि हमारी एक ही उम्मीद है बच्चों से कि इस बार सिलेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो हमने ऑफलाइन बैचेस में पहला नियम बनाया है कि चैप्टर के एंड में कोई भी सब्जेक्ट हो, चैप्टर का एंड होगा तो चैप्टर का एक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और चैप्टर के 200 से 250 प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर जो भी एंड होगा उसके हम आपको टेस्ट कराएंगे और 200 से 250 प्रश्न आपको दे देंगे घर पे लगाने के लिए। आप आराम से एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आप उससे लगाओ। देखो कुछ बदलाव करना होगा पढ़ाई में। दूसरा हमने एक और नियम बनाया है कि प्रत्येक सैटरडे को प्रीवियस ईयर पेपर प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएगा प्रत्येक शनिवार को। आप जानते हैं ऑफलाइन बैच में भी हमारे क्या डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है, हम लोग क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने में किसी भी टीचर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक हमने ये बनाया कि प्रत्येक शनिवार को एक प्रीवियस ईयर पेपर सभी बच्चों को, सभी टीचर्स सभी सब्जेक्ट के अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व कराएंगे और बच्चों को दिखाना है और उन्हें बताना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, या बच्चों को भी देखना है कि आपको जो कोचिंग पढ़ा रहा है, जो कोचिंग के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो हम क्यों पढ़ें, अगर आता है तो हमें मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है ना। एक ये नियम हमने बना दिया। तीसरा हमने नियम बना दिया है कि अब सभी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ते हो उसका टेस्ट वीकली होता रहेगा। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का टेस्ट कराएगा। देखिए टेस्ट कराने से आपके अंदर पेपर सॉल्व करने की कैपेसिटी आएगी, पेपर को डील करने की कैपेसिटी आएगी, पेपर कैसे लगाया जाता है इसकी कैपेसिटी आएगी। ठीक है, तो प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का अपना अपना टेस्ट कराएगा। आप लोगों को मान के चलिए कि रोज ही टेस्ट देना है एक,
क्योंकि जीएस है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, 5 सब्जेक्ट हो गए तो 5 टेस्ट तो आपके वीक में बन ही जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि टेस्ट तो होने हैं। और संडे को मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। संडे को मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। इसमें सभी बच्चों को भाग लेना होगा। जो बच्चा टॉपर होगा उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग संस्थान की तरफ से, ठीक है। तो संडे को मॉक टेस्ट होगा। ये सिलेक्शन लेने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है आपके कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। आपको पहले नॉलेज हो, सिलेक्शन तभी होगा। और 12 में जो चीज़ें चलती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 12 में बच्चा 2 महीने में सिलेक्शन लेना चाहता है, जो इम्पॉसिबल है, मैं हमेशा लिख के देता हूँ। आप वैकेंसी का इंतजार मत करो कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, कांस्टेबल की वैकेंसी तब आएगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, आज पेपर हो गया। अगर आप लोग ठीक है, अगर पेपर, अब हम कुछ कहे नहीं, आप पेपर कैसे बीट करते हो हमें भी नहीं पता कि बीट कर पाओगे कि नहीं बीट कर पाओगे। आप पढ़ते ही नहीं तो कैसे बीट करोगे। आप चाहते हो 2 महीने में नौकरी मिल जाएगी। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, फॉर्म कब आया था, पढ़ाई आप लोग 3 महीने पहले आते हो, कहते हो सर मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, मेरा एडमिशन ले लीजिए। आप खुद ही नहीं बदलना चाहते हो तो कौन बदलेगा। आप टीचर से खुद ही कुछ नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं कराना चाहते हो। हम पूरी स्ट्रेटजी कल के साथ ऑफलाइन बैच के लिए पूरी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि हमारी ऑफलाइन बैचेस में क्या क्या होगा, पूरा सब कुछ विस्तार से बताएंगे 10 मिनट में। और आपको पता है हमारे संस्थान में लाइब्रेरी का अरेंजमेंट है, हमारे संस्थान में लाइब्रेरी है, ठीक है। बिल्कुल आप जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हो और लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आराम से ज्वाइन करते हो। हमारी लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, आप जितनी भी किताबें चाहोगे आपको सारी किताबें मिलेंगी। फुल्ली वाईफाई है, वाईफाई फ्री सभी बच्चों के लिए, हाई स्पीड वाईफाई है। आप जितनी स्पीड से चाहो उतनी स्पीड से वाईफाई का यूज़ करो, जितना भी चलाना चाहते हो। हमारी लाइब्रेरी फुल्ली एयर कंडीशनर है, फुल्ली एयर कंडीशनर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को अलग अलग डिवाइडेशन दिया गया। चौथी चीज़, हमने प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त जगह, स्पेस दिया है फुल, जितना उन्हें ज़रूरत है उतना स्पेस हमने उनको प्रोवाइड किया है। और सभी बच्चों में अलग अलग लाइट का भी अरेंजमेंट है, वो अपनी लाइट ऑफ करें ऑन करें, जैसा मन हो वैसा काम करें, ठीक है। 5वीं चीज़ हमने एक अवेलेबल कराई कि आप लाइब्रेरी के अगर स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कोचिंग के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं या विषय विशेषज्ञ हैं, आप उनसे अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हो कभी भी। और सैटरडे स्पेशल रहेगा, आप आओ आराम से अपने क्वेश्चंस जितने भी हैं आप उनको पूछो और डिस्कस करो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है। सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप जितनी भी किताबें चाहोगे, प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ हमने फ्री करा रखी हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो तो आपको फ्री में मिल जाएंगी, उसका कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। ऑफलाइन जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे, और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, फर्स्ट शिफ्ट डिवाइड होती है ना, फर्स्ट शिफ्ट हमारी 6 to 1 है। सेकेंड शिफ्ट जो है हमारी वो 12 to 6 है। थर्ड शिफ्ट जो है हमारी वो 5 to 11 है। फोर्थ शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट है वो 10 to 5 है। ये AM में, मॉर्निंग में, ये 12 to 6 जाएगी। ये 6 AM से स्टार्ट होगी, अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगेंगे। 6 AM से स्टार्ट होगी, 1 PM तक जाएगी। ये PM पे, ये भी PM पे, और फिर ये AM पे छूटेगी, ठीक है। तो ये शिफ्ट हैं और चार्जेस भी बहुत मिनिमम हमने रखा हुआ है। ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो है ये 350 पेमेंट करना है इन्हें, ठीक है, 1 मंथ का। और इन बच्चों को 300 पेमेंट करना है 1 मंथ का, और इन बच्चों को 250 पेमेंट करना है 1 मंथ का, जो नाइट शिफ्ट लेंगे। ये 12 बंकी के सबसे मिनिमम चार्जेस होंगे ना। जितने बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन किए वो समझ चुके होंगे कि हमारे यहाँ कितने कम चार्जेस में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, शायद आप समझ नहीं सकते हो। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई की सारी सुविधाएं, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो ना तो आप मेरे लिए बेकार हो। हमारी कोचिंग में उन्हीं की वैल्यू है जो पढ़ते हैं।
ना पढ़ने वाले मेरी कोचिंग वैसे भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन बैचेस के हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा ही ब्रिलियंट एकेडमी में पढ़ सकता है, ना पढ़ने वाला बच्चा ब्रिलियंट में कभी नहीं रुक सकता, वो अपने आप ही कोचिंग छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइट शासन है, इतना टाइट माहौल है, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, फर्जी की बातें करने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे हम कल ऑफलाइन बैचेस की पूरी डिटेल आपको देंगे कि कैसे कैसे बैचेस की रेगुलरिटी होगी, किस प्रकार के बैचेस हम लोग के यहाँ जो चल रहे हैं उसमें कैसे कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, सारी चीज़ें कल मैं बता दूंगा ऑफलाइन बैचेस के लिए। ठीक है, तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, तैयारी करते हैं, तो एक बार उन्हें आप ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल से जोड़ के और उन्हें एक बार ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहें। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो पढ़ाई करें, अन्यथा उनकी मर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर सीटेट की नेक्स्ट क्लास में, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। मिलते हैं फिर कल। आज इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।